भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत ध्यान दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ जैसी टेक्निकल फील्ड में फोकस करना स्टार्ट किया। सर्विस सेक्टर के बढ़ने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी बल्कि इंडियन बिजनेस की भी ग्रोथ होने लगी। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম জাহেদ, বাংলাদেশ থেকে। আজকে আমরা আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমরা ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে একটা ভিডিও দেখব। আজকের ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি। চলো দেখে আসি। भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, रीजनल पावर है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भारत की है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का है। पर इसके बावजूद आज भी भारत में गरीबी, भूखमरी, करप्शन, इलिटरेसी, पब्लिक हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम मौजूद है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 75 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी रही है और साथ में जानेंगे भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य, फ्यूचर कैसा होगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आप सभी को 1000 रुपए के गूगल के फ्री स्टॉक देने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर फिर मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए और दोनों ने भारत का खजाना खाली कर दिया। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत की जीडीपी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 32% थी। 10वीं सदी में 28%, 15वीं सदी में 24% थी, पर 1947 तक आते आते ये वर्ल्ड की जीडीपी का सिर्फ 3% हो गई थी। सोचो किस कदर लूटा गया है भारत को, पर अब भारत वापस से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। 1947 में जब भारत के पास कुछ नहीं बचा, तब जाके भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे अधिक योगदान हुआ करता था और तब से लेकर आज तक भारत को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। पर एग्रीकल्चर सेक्टर से भारत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा था क्योंकि समय बदल रहा था। दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में ही फंसा हुआ था। भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। सरकार जिसको चाहेगी उसको लाइसेंस देगी और पूरे मार्केट पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। देखो, शुरुआत में नेहरू जी ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था। फॉरेन कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन नहीं थी क्योंकि अंग्रेज भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही भारत में आए थे और फिर उन्होंने भारत पे राज किया था। तो नेहरू जी ने शुरुआत में सोशलिस्ट पॉलिसी को अपना के बहुत सही काम किया था, पर सोशलिस्ट पॉलिसी और लाइसेंस राज को इतना लंबा खींच दिया जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था 40 सालों तक बंद थी, जिसके चलते 1991 में भारत में आर्थिक मंदी देखने को मिली। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट क्राइसिस थी। भारत के फॉरेन रिजर्व में मुश्किल से 3 सप्ताह के इंपोर्ट लायक पैसा बचा था। सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत सरकार फरवरी 1991 में बजट तक पेश नहीं कर सकी थी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी हेल्प करने से मना कर दिया था, जिसके चलते भारत सरकार को पेमेंट करने के लिए देश के सोने को गिरवी रखना पड़ा था। तब इस आर्थिक संकट से भारत को निकालने के लिए भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि एक के बाद एक फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी और इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज होने लगी। फिर इसके बाद भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत ध्यान दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ जैसी टेक्निकल फील्ड में फोकस करना स्टार्ट किया। सर्विस सेक्टर के बढ़ने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी बल्कि इंडियन बिजनेस की भी ग्रोथ होने लगी। सर्विस सेक्टर के कारण भारत को ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया और भारत ने यह मौका गवाया भी नहीं और अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना स्टार्ट कर दिया। फिर साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला। 2008 में आई आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा था जितना दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा था। 2008 की मंदी के दौरान भारत की ग्रोथ रेट गिर गई थी, पर फिर अगले साल ये तेजी से रिवाइव हो गई थी। फिर 2014 से 2018 तक इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी थी, पर फिर 2019 में इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला। लगातार 6 क्वार्टर से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रही थी। फिर इसके बाद कोविड आ गया, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -6.6% गिर गई थी, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट रिकवर होकर 8.7% पे आ गई थी
और फिर भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया था। भारत की अर्थव्यवस्था एक डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी है जो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है और पीपीपी 11.7 ट्रिलियन डॉलर है। 2022 में भारत की पर कैपिटा इनकम $2,543 है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% प्रिडिक्ट की गई है। भारत इस साल भी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगा। पॉवर्टी की बात करें तो आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम है, पर पॉवर्टी भारत में 10% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में जुलाई 2022 में 6.8% थी। भारत का फॉरेन रिजर्व $570 बिलियन है। भारत के ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने टोटल $670 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $420 बिलियन था और सर्विस एक्सपोर्ट $250 बिलियन था। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने टोटल $756 बिलियन का इंपोर्ट किया था, जिसमें से मर्चेंडाइज इंपोर्ट $610 बिलियन था और सर्विस इंपोर्ट $146 बिलियन था। मर्चेंडाइज ट्रेड में भारत का ट्रेड डेफिसिट है, पर सर्विस ट्रेड में भारत का ट्रेड सरप्लस है। पर मर्चेंडाइज ट्रेड में भारत का ट्रेड इतना ज्यादा डेफिसिट हो जाता है जिससे ओवरऑल भारत का ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत में रिकॉर्ड $83 बिलियन का एफडीआई आया था। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2022 में भारत का इन्फ्लेशन रेट इस समय 7% है। इस समय दुनिया भर के देशों में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो बाकी देशों के मुकाबले भारत में इन्फ्लेशन फिर भी बहुत कम है और आने वाले समय में भारत सरकार और आरबीआई देश में इन्फ्लेशन को और कम करने में काम कर रही है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने अपने सर्वे में बताया है कि जहां एक तरफ ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, दुनिया भर के बहुत सारे देश रिसेशन में जाने वाले हैं, वहीं भारत के रिसेशन में जाने के चांसेस 0 हैं। चाइना के रिसेशन में जाने के चांसेस 20% है, यूएस के 40% है, वहीं भारत के रिसेशन में जाने के चांसेस 0 हैं। देखो, यूएस के रिसेशन में जाने के 40 से 50% चांसेस है, जिसके चलते यूएस की बहुत सी जायंट कंपनी के शेयर अभी कम प्राइस में मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में ये शेयर और गिरेंगे, तो इन स्टॉक्स को परचेज करने का यही सही समय है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस, कमीशन इन्वॉल्व होता है, ऊपर से ये स्टॉक एक्सपेंसिव होते हैं। तो आईएनडी मनी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है जिसमें आप यूएस स्टॉक के फ्रैक्शन शेयर भी खरीद सकते हैं, यानी एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा भी आप आईएनडी मनी के थ्रू खरीद सकते हैं। इसके अलावा आईएनडी मनी पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ में यूएस स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग पे 0% कमीशन और 0 ब्रोकरेज है। अब बात करते हैं मेगा गिव अवे की। तो मैं आईएनडी मनी के साथ मिलकर आपको ₹1000 के गूगल के फ्री शेयर दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है, फिर यूएस स्टॉक अकाउंट में फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करना है और आपको ₹1000 के गूगल के फ्री शेयर मिल जाएंगे। इसके अलावा अब आप यूएस स्टॉक में एसआईपी मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ₹500 से भी अपनी मंथली या वीकली एसआईपी आईएनडी मनी के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अब आईएनडी मनी के साथ डेली इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है, उनके न्यू मिनी सेव फीचर के साथ। आप इस फीचर के साथ अपनी बची हुई अमाउंट यूएस स्टॉक में ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0 एफर्ट के साथ। आईएनडी मनी ऐप आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करेगा और आपके खर्च में से स्पेयर अमाउंट को भी ऑटोमेटिकली सेव करेगा। जब आपकी सेविंग ₹1000 तक पहुंच जाएगी, तब वो यूएस स्टॉक में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगी। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट से अब आप आईएनडी मनी से अपनी यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो ये मौका बिल्कुल भी मत गवाइए और जल्दी से आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए। इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर की बात करें तो 2026 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। इसके अलावा दुनिया भर की टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2030 तक भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर देश बन सकता है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में 3 देशों का बहुत महत्व होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। 2030 तक भारत वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कम से कम $8 से $9 ट्रिलियन के बीच होगी। एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत सरकार ने 2023 से हर साल $500 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है और 2028 से हर साल $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा भारत ने 2025 से $500 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2030 तक $1 ट्रिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। तो अगर हम मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को मिला दें तो भारत सरकार ने 2030 तक $2 ट्रिलियन का टोटल एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। डिफेंस की बात करें तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, भारत का डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। साथ में भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते बहुत से वेपन खुद बनाएगा। फ्यूचर में भारत की मिलिट्री अग्निपथ स्कीम के चलते और भी ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2030 तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कंप्लीट हो चुके होंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान भी दे रहे होंगे।
2030 तक 110 करोड़ इंडियन इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और इससे भारत में कैशलेस इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। 2030 तक भारत में 90% पेमेंट कैशलेस होगी। कैशलेस के बढ़ने से भारत का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2021 में भारत के ई कॉमर्स की मार्केट साइज $81 बिलियन थी। 2027 तक भारत के ई कॉमर्स की मार्केट साइज $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। इसके अलावा 2025 तक भारत के आईटी इंडस्ट्री का ओवरऑल मार्केट साइज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिला के $350 बिलियन का होगा और 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। भारत की पॉवर्टी की बात करें तो 2030 तक भारत की पॉवर्टी रेट कम होकर 5% पे आ जाएगी और एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब वो होता है कि जो लोग पर डे $1.9 से भी कम कमाते हैं उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिना जाता है और जो लोग पर डे $3.1 से कम कमाते हैं उन्हें पॉवर्टी सेक्शन में गिना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके गूगल के 1000 रुपए के फ्री शेयर को क्लेम करना मत भूलना। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। তো আমরা দেখে ফেললাম ভিডিওটিতে পুরো ভারতের ইকোনমি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। ভারতের 1947-এর স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের ইকোনমি কিভাবে বেড়েছে, কিভাবে কমেছে, ভারত কখন এগ্রিকালচার মুখী ছিল। তা প্রথমত ভারত ছিল এগ্রিকালচার মুখী, পরে যখন টেকনোলজির প্রসার ঘটেছে তখন ভারত আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে চলে যাচ্ছে। এখন তো ভারতের প্রায় ট্রিলিয়ন ডলার, এখন তো ভারত প্রায় $5 ট্রিলিয়ন জিডিপি নিয়ে সামনের দিকে আগাচ্ছে। তো শুভকামনা রইল ভারতের জন্য। আজকের মতো এই পর্যন্তই। যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও। আসসালামু আলাইকুম।